नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। अभी हम ये भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का इतिहास और उसके पाठ्यक्रम सिंधु घाटी सभ्यता पर व्याख्यान करेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभी स्थितियां रही, जिसमें उसके सारे पक्ष रहे, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, नगर विन्यास योजना, राजनीतिक स्थिति और अंततः उसका कला व कौशल। 6 पार्ट में इसको विभाजित करके 2 व्याख्यान इसके करेंगे। पहले व्याख्यान में हम चर्चा करते हैं कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ, किनके द्वारा इसकी खोज की गई और कौन कौन से इसके प्रथम पार्ट में जो उसके 3 पक्षों की बात करेंगे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का था। तो देखिए, इस सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी एवं डी.आर. साहनी ने की थी। इसका ज़्यादातर हिस्सा और इसकी जो 2 राजधानियां बताई गई हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, वो दोनों आज पाकिस्तान में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सामाजिक जीवन की बात करते हैं कि समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं और उन सभ्यताओं में विशेष सभ्यता, सुसंस्कृत सभ्यता, डेवलप्ड सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो सामाजिक स्थिति कैसी थी? सैंधव समाज जो था वह 4 भागों में मुख्यतः विभक्त था, ऐसा उत्खनन में हमें प्राप्त होता है, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापार, कारीगर और श्रमिक। विद्वान जो होता था वह शिक्षा दीक्षा का कार्य किया करता था, और उसके बाद में योद्धा जो होता था वह समाज के अंदर और सुरक्षा का कार्य उसके द्वारा किया जाता था, और व्यापारी, व्यापार और वाणिज्य का सारा कार्य प्रभार इस व्यक्ति के द्वारा देखा जाता था, और कारीगर और श्रमिक। इस समय बहुत से कारीगरों की स्थिति वहाँ पर देखी गई है। एक समृद्ध व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न थी, और उसको करने के लिए कारीगर और श्रमिक वहाँ पर अपना कार्य, अपने अपने पक्ष का कार्य किया करते थे। तो ये 4 मुख्यतः स्थितियाँ बनी हुई थी। 4 रूप में व्यक्ति अपना अपना कार्य करते थे। दूसरा, सामाजिक जीवन में खान पान। दोनों प्रकार का खान पान वहाँ पर देखा गया है। शाकाहारी भी थे ये लोग और मांसाहारी भी थे। मुख्य रूप से जो चीज़ें इनके द्वारा खाई जाती थी वह गेहूँ, जौ, चावल, तिल, खजूर, दूध, दही एवं घी, इनके प्रयोग की पूर्ण प्रमाणिकता वहाँ पर प्राप्त होती है। वे भेड़, सूअर एवं मुर्गे आदि का मांस भी खाते थे। यानी कि दोनों स्थितियां वहाँ पर नजर आती है कि ये शाकाहारी भी थे और ये मांसाहारी भी थे। दोनों प्रकार के खान पान इनके द्वारा किए जाते थे। वेशभूषा, कहा जाता है कि बड़ी उन्नत व्यवस्था थी उस समय। सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र पहनते थे, और समाज के अंदर जो धनिक वर्ग था वह उन वस्त्रों के ऊपर दुशाले भी ओढ़ा करते थे। स्त्रियां घाघरे का प्रयोग किया करती थी, और ऐसी स्थिति थी कि समाज में एक अच्छी वेशभूषा उस समय प्रचलन में हुआ करती थी। आभूषण, उस समय जो सबसे अच्छी चीज़ देखी गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, और उसमें कंगन, उसमें हार और न जाने कितने प्रकार के ऐसे आभूषणों की व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर बॉशम के द्वारा तो ये तक कहा गया है कि उस समय जिस उत्कृष्ट कला के श्रृंगार के साधन बनाए गए थे, वह अगर उनकी स्थितियाँ आज के सबसे फेमस इंग्लैंड के बाजार से की जाए तो वह भी निम्न लगती है। यानी कि कितना वैभव उस समय इनके आभूषणों का रहा होगा, वह सारी व्यवस्था बौद्धम के द्वारा कही जाती है। केश श्रृंगार, पुरुषों के लिए कहते हैं कि वो दाढ़ी और मूछ रखा करते थे, और स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि वो अनेक प्रकार से अपने केशों का श्रृंगार करती थी। और इसके लिए तत्कालीन समय के उत्खनन में वहाँ पर कंघियाँ मिली हैं, बहुत ज़्यादा दर्पण मिले हैं। तो यह सारी चीज़ें ये बताते हैं कि वह श्रृंगार प्रिय थे, और अपने आप को अच्छे से सजा धजा करके रखने में उनका विशेष मन रहता था। आमोद प्रमोद, उस समय आमोद प्रमोद के साधन भी उनके द्वारा बहुत
बना लिए गए थे। मेन जो मुख्य जो आमोद प्रमोद की व्यवस्था है कहते हैं वह तो शिकार के रूप में की जाती थी, लेकिन इसके अलावा शतरंज, चौपड़, बैलों और घोड़ों की दौड़, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय वहाँ पर की जाती थी और ये आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे उनके। मृतक संस्कार, इस समय कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार से व्यक्ति का अंतिम क्रियाक्रम किया जाता था। 3 कौन कौन से प्रकार थे? पहला प्रकार था कि उसे बांध आधा जो है गाड़ दिया जाता था और वह व्यवस्था वहाँ पर कर दी जाती थी। दूसरा, पशु पक्षियों के लिए उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था और तीसरा, शव को जला दिया गया जाता था। तीनों व्यवस्थाओं की स्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है। अंतिम पक्ष, स्त्रियों का आदर। कहा जाता है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों का बहुत आदर सम्मान था। उन्हें बच्चे का लालन पालन करने और घर की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती थी और समाज में उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी। और तत्कालीन समय पर्दा प्रथा व्यवस्था भी समाज के अंदर नहीं चलती थी। तो यह संपूर्ण सामाजिक वर्णन व्यवस्था थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसके अंदर इतने भागों में सामाजिक जीवन को हम विभक्त करके उसकी विचार व्यवस्था को देख सकते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? सबसे पहला, कृषि। कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी। गेहूं, जौ, चावल आदि बहुत से चीज़ें हमें वहाँ उगाने के अवशेष प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये कृषि किया करते थे, ये सादी ज़मीन की जगह जहाँ से नदियाँ मिट्टी लेकर के आ जाती थी वहाँ पर ज़्यादा करते थे। उनका मानना था कि वह उपजाऊ मिट्टी होती थी, इसलिए हल की बजाय फलयुक्त पंजे का प्रयोग भी हमें वहाँ देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से वहाँ पर ये खेती या कृषि किया करते थे और वह उस समय काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। पशुपालन, गाय, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ते, वादिया पशुओं के पालने को पालते थे। अन्य पशुओं पक्षियों से भी ये लोग परिचित थे। इनके द्वारा बहुत से ऐसे पशु थे जो कि अपने साथ में रखे जाते थे, उनका पालन भी करते थे और इनको इनके अतिरिक्त तोते, खरगोश और भी कुछ ऐसे बहुत से पशु पक्षी थे जिनकी इनको जानकारी होने के पूरे उदाहरण वहाँ पर मिलते हैं। उद्योग धंधे, उद्योग धंधे भी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत विकसित अवस्था में थे और उस समय अपने को रंगरेज व दर्जी का व्यवसाय भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर किया करते थे। इनके अलावा सुनार, कुमार, लोहार तथा बढ़ाई के कार्य के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं और इनकी कारीगरी के किए हुए सभी कार्य, जैसे कि हमने आभूषणों की चर्चा करी, जैसे कि मृद भांड बहुत अच्छी अच्छी स्थिति में बनाए गए, जैसे कि लकड़ी यानी कि बढ़ई के काम की भी बहुत से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यानी इन सब कारीगरों के द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे उनके अवशेष बहुत समृद्ध अवस्था में प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि तत्कालीन समय यह बहुत ही समृद्ध अवस्था में यह व्यवस्था थी। व्यापार, देखिए व्यापार जो था, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तो 2 प्रमुख व्यापारिक स्थल थे यहाँ के, जैसे कि व्यापार का आयात और निर्यात किया जाता था। और इनके लिए कहा जाता है कि वे जल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। दूर दूर से ये अपने यहाँ की चीज़ें वहाँ पर भेजा करते थे और वहाँ की चीज़ें अपने यहाँ पर लाया करते थे। आयात और निर्यात के विशद कार्य वहाँ पर देखे गए हैं। अफगानिस्तान, कंधार, काबुल, बहुत सी जगह से इनके व्यापार वाणिज्य के बहुत से स्थितियाँ हमें नज़र आती हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। माप व तोल के पैमाने, तत्कालीन समय माप के लिए इनके द्वारा एक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था जिसे चर्ट नामक पत्थर के रूप में जानते हैं। उससे बाट बनाए जाते थे और उन बाटों के माध्यम से उनका माप तोल का कार्य किया जाता था। तो यह सारी व्यवस्था अपन सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन की व्यवस्था में देखते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, माप तोल, ये सारी व्यवस्था इसके अधीन और जो कि सब बहुत ही समृद्ध अवस्था में थी। अब इसका तीसरा पक्ष, धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो देखिए पहली चीज है कि मातृ देवी की पूजा किया करते थे ये, और मातृ शक्ति के सत्तात्मक वहाँ पर व्यवस्था थी और वही व्यवस्था वहाँ पर उनके द्वारा हमें प्रमुखता देखने को मिलती है। दूसरा, पशुपति शिव की पूजा।
वहाँ पर एक मूर्ति मिली है जिसमें पशुपति शिव, शिव की मूर्ति के चारों तरफ पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई है, गले में सांप डला हुआ है। तो वह सारी देख करके भी ये माना जाता है कि ये उसके बाद में पशुपति शिव के उपासक थे। लिंग पूजा, बहुत सी योनियों की और लिंग की स्थिति वहाँ पर मिली है, उसको देख करके ये माना जाता है कि ये प्रजनन को देवीय स्थिति में मानते थे, एक शक्ति के रूप में मानते थे, इसलिए उसकी भी आराधना इनके द्वारा की जाती थी। पशु पूजा, पशुओं को भी पूजने की व्यवस्था उनके द्वारा तत्कालीन समय गाय बैल आदि ऐसे बहुत सी अवशेष मिलते हैं जिनकी पूजन की क्रिया वहाँ पर दिखलाई गई है। वृक्ष पूजा, वृक्षों के अंदर भी वह देवत्व का भाव मानते थे, इसलिए पीपल, नीम, बबूल, तुलसी आदि व्यवस्थाओं के अधीन उनके द्वारा ये देखा गया है कि इन्हें वो शुद्ध मानते थे और शुद्धता के साथ मानते हुए उनका पूजन भी उनके द्वारा किया जाता था। तो यह मूलतः धार्मिक व्यवस्थाएं थी। अब धार्मिक परंपराएं क्या थी वहाँ पर? उन्होंने साकार ईश्वर को की उपासना में विश्वास किया था। साकार ईश्वर मतलब किसी न किसी रूप में उसकी आकृति दे करके उसके अधीन उसकी उपासना की बात उनके द्वारा की जाती थी। शारीरिक शुद्धता पर विशेष बल देते थे और इस समय इनको ताबीज या अंधविश्वासों की व्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिलती है, वह भी वहाँ पर खुदाई के अंदर प्राप्त होते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि इन व्यवस्थाओं में भी उनका विश्वास था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले व्याख्यान में हमने 3 पक्षों की चर्चा करी, जिसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। इन तीनों पक्षों में हम एक चीज़ समान रूप से देखते हैं कि तत्कालीन समय की जो भी व्यवस्थाएं थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष व्यवस्थाओं के अधीन थी, यानी कि एक बहुत ही विकसित सभ्यता के अधीन ये सारे कार्य किए जाते थे। धन्यवाद।